हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है द साइंटिफिक अप्रोच। प्रीवियसली हमने द क्लासिकल अप्रोच के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज जो है द साइंटिफिक अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले वन थिंग यू हैव टू डू, यू नो बेटर, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। साइंटिफिक मैनेजमेंट। Many of the classical writers were concerned with the improvement of management as a mean of increasing productivity. अब इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे जो क्लासिकल राइटर्स हैं वो किस पे कंसर्न करते हैं, वो फोकस किस पे है? इम्प्रूवमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट। Many of the classical writers were concerned with the improvement of management as a mean of increasing productivity. अब जो बहुत सारे क्लासिकल राइटर्स हैं ना, वो किस पे उनका कंसर्न क्या है, कंसर्निंग पॉइंट क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब वो कहते हैं कि हम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, किस पर्पस के लिए? मीन क्या है उसका, मेन फोकस क्या है कि इंक्रीज करें हम प्रोडक्टिविटी को। At this time, emphasis was on the problem of obtaining increased productivity from the individual worker through the technical structure of the work organization and the provision of monetary initiative as a motivator for the higher level of output. अब higher level of output है तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो कहता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, इंडिविजुअल वर्कर्स जो है वो टेक्निकल स्किल्स जो है उनमें इम्प्रूव होनी चाहिए, इसके साथ साथ मॉनेटरी इनिशिएटिव्स, इनको जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाए, सो दैट अच्छे से काम करने के लिए, ताकि उनका रिजल्ट तो मिले ही मिले, इसके साथ साथ जो वर्कर्स है उनका जो है आउटपुट वो भी अच्छा आए, तब जाकर हमारी जो है प्रॉब्लम या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगी। प्रॉब्लम ग्रो नहीं करेगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, बट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ग्रो करेगी। आगे बढ़ते हैं। A major contributor to this approach was F.W. Taylor. जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे इस अप्रोच के लिए वो कौन थे? F.W. टेलर थे। 1856 टू 1970 तक वो रहे हैं द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब वो क्या माने गए हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माने गए हैं। 14 टेलर बिलीव दैट इन द सेम वे दैट देयर इज अ बेस्ट मशीन फॉर ईच जॉब, so there is a best working method by which people should undertake their job. अब वो कहते हैं, टेलर ये बिलीव करते हैं कि हर काम के लिए एक मशीन जो है वो अवेलेबल हो सकती है, और उसके लिए क्या है, अच्छे से और बाय विच मेथड, जिस मेथड से क्या हो कि पीपल जो है, जो लोग हैं वो उस मेथड को यूज करके अपने जो वर्किंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। He considered that all work processes should be analyzed into discrete tasks and that by the scientific method it was possible to find the best way to perform each task. अब वो कहता है कि all the work should be analyzed into discrete tasks. हर काम जो है अलग अलग टास्क में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू, और बेस्ट पॉसिबल वे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। आपके पास बहुत सारे काम होते हैं और हर काम को हम इजीएस्ट मेथड को चूज करते हैं, और यही चीज वो बोल रहे हैं, मेथड जो जल्दी से जल्दी हो भी जाए और एंटरटेनमेंट के साथ हो, हेल्दी वे में हो, वो पॉसिबल मेथड हम सर्च आउट कर सकते हैं। ईच जॉब वाज ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, each part timed and the parts rearranged into most effective method of working. अब वो कहते हैं कि हर पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हर चीज़ को पार्ट में रीअरेंज किया जाए, जब वो रीअरेंज हो जाएगी एफिशिएंट मेथड्स को हम ढूंढ लेंगे, हम उसके थ्रू क्या करेंगे, अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है। Principle to guide management. Taylor was believer in the rational economic need concept of motivation. अब टेलर जो थे वो बिलीवर थे रेशनल इकोनॉमिक नीड के। जो रेशनल इकोनॉमिक नीड है हमारी, जो हम लॉजिकल वे में हम जिसे हम कहते हैं
कि जो नीड है, जो डे टू डे लाइफ में हमारी नीड है, वो नीड कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, वो मोटिवेशन के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। मीन्स कि कोई भी अगर चीज़ है, जब तक हम उस चीज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। He believed that if management acted on his ideas, work would become more satisfying and profitable for all the concerned. अगर वो कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट जो है वो बिकम मोर, मतलब कि अगर हम मैनेजमेंट एक्ट और अपने आइडियाज़ पे काम करें, हम सभी से आइडियाज़ पूछेंगे, तुम्हारे आइडियाज़ क्या है, तुम्हारे आइडियाज़ क्या हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा कि एक बहुत सेटिस्फाइंग कंडीशन रहेगी किसी भी काम के लिए। कोई भी अगर हम काम करते हैं उसके लिए बहुत सेटिस्फाइंग सिचुएशन ये रहती है कि हम लोगों के आइडियाज़ को यूज़ करें और उन आइडियाज़ के बेसिस पे क्या करें, हम अपने काम को इंजॉयफुली उसको सक्सेसफुल बना सकें। वर्कर वुड बी earning the highest possible wages through working in the most effective and productive way. अब हम उसको देखो, जो भी वर्कर्स होंगे उनके लिए मेन चीज़ क्या रहती है, फाइनेंशियल ग्रोथ। उनको हम किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, उनकी वेजेस को इम्प्रूव करके। टेलर्स वर कंसर्न्ड विद द फाइंडिंग आउट मोर इफेक्टिव मेथड ऑफ एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क। वो कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव मेथड, वो कंसर्न उनका यही था कि मेरे को एक ऐसा मेथड चाहिए, मुझे एक ऐसा टेक्निक चाहिए जिससे जो वर्कर है वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में और हेल्दी वे में क्या करे, ग्रो भी करे और मेरे काम को पूरा भी करे। ही सेट आउट अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड मैनेजमेंट। उन्होंने बहुत सारे सेट बनाए मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट को किस तरीके से गाइड किया जाए। दीज प्रिंसिपल्स आर यूजली समराइज्ड एज, अब वो प्रिंसिपल क्या थे हम आगे पढ़ते हैं। The development of a true science of each person work, the scientific selection, training and development of the worker। पहली बात तो साइंटिफिक वे को यूज़ किया जाए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर हो, ट्रेनिंग दी जाए उनको। आपको एक एग्जांपल दूंगी, बैंकिंग सेक्टर में पहले क्या था कि अकाउंट्स का जो भी काम होता था मैनुअल वे में होता था, ट्रेनिंग दी गई उनको कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। अब सभी बैंक को क्या किया, कंप्यूटराइज कर दिया। उनका लोड तो कम हुआ लेकिन उनको एक नई टेक्निक से अवेयर भी हम करवाते हैं। इसी तरीके से वो कहते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर होना चाहिए। कॉपरेशन विद द वर्कर टू इंश्योर वर्क इज कैरिड आउट इन अ प्रिस्क्राइब्ड वे। अब कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम भी नहीं होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, कॉपरेशन भी चाहिए, इंश्योर करने के लिए कि हमारा बेस्ट पॉसिबल वे में हमारा काम हो रहा है। द डिवीजन ऑफ द वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अब डिवाइड भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिवाइड करेंगे, काम को भी डिवाइड करेंगे, मैनेजमेंट के भी और वर्कर में भी, ताकि काम जो है वो हेल्दी वे में हो सके। और वो तभी होगा जब हम कॉपरेशन के साथ करेंगे। There was strong criticism of and reaction against the scientific management method from the worker who found the work boring and requiring little skill। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इस मैनेजमेंट को, क्योंकि उनको ये काम बहुत मतलब कि बोरिंग लगता था और रिक्वायरिंग लिटिल स्किल्स, और स्किलफुल होता है। जब भी आप किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको बोरिंग ही लगेगी क्योंकि हम यूज टू नहीं होते हैं उस चीज़ के। Despite of this criticism, Taylor attempted to expand the implementation of his ideas in the Benthlehem Steel Corporation। उसने इस क्रिटिसिज्म के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं स्टील कॉर्पोरेशन पे अपने आइडियाज़ को या अपनी टेक्निक्स को क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। However, fear of masses redundancies persuaded the management to request Taylor to moderate his activity, yet the Taylor belief in his method was strong that he would not accept management interference, and eventually they dispensed with his services। अब क्या हुआ कि फियर था क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हो चुके थे, तो मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट तो किया उसको कि भाई इस एक्टिविटीज़ को मॉडरेट रखो, ज़्यादा भी नहीं करो, कम भी नहीं करो, एक मीडियम उसमें रखो। बट उसने रिफ्यूज़ कर लिया और फाइनली उसको अपने जॉब से क्या हुआ, हाथ धोना पड़ा। एक्सेप्ट द इंटरफेरेंस, और वो मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस को उसने टॉलरेट नहीं किया। इवेंचुअली दे डिस्पेंस्ड
with his services. Scientific management was applied for a time in other countries with similar criticism and hostile reaction. फिर भी इस अप्रोच को डिफरेंट कंट्रीज में क्या किया गया, यूज़ किया गया विद सेम क्रिटिसिज्म और सेम रिएक्शन के साथ. The idea of scientific management were also adopted in the American Watertown, Astral despite the lingering doubts of the controller. इसके अमेरिका वाटरटाउन में भी यूज़ किया गया एस्ट्रल की तरह. इसमें भी बहुत सारे डाउट्स थे लेकिन फिर भी इसको यूज़ किया गया. He was not convinced about the benefits of paying bonus based on the method which reduced time taken to complete a job. Also, worker reacted unfavorable to time and motion studies and he was fearful of strike. अब इसमें क्या था कि उन्होंने जो वर्कर्स थे उन्होंने रिएक्ट किया किसके अनफेवरेबल टाइम के लिए. उन्होंने थोड़ा सा इस पे रिएक्शन दिया अपना, और मोशन जो स्टडीज था और जो मैनेजमेंट थी उनको तो फेयर ऑफ स्ट्राइक था ही था. तो इस पे भी यहाँ पे भी क्या हुआ, एक रिएक्शन रहा. कोई इस पे हेल्दी नोट पे इस को नहीं लिया गया. The controller eventually gave way. However, the scientific manager approach was adopted to followed almost immediately by a strike modeling workers. अब स्ट्राइक जैसे ही इसको अडॉप्ट किया गया उसी के साथ साथ इसको स्ट्राइक जो होगी वो स्टार्ट होगी. द स्ट्राइक एट वाटरटाउन एस्टल लेड टू एन investigation of Teller method by a House of Representative committee which reported in 1912. The conclusion of the committee was that scientific management did provide some useful technique and offered valuable organization suggestions, but gave a production manager a dangerous high level of uncontrolled power. जब इसको स्टडी किया गया प्रॉपरली, थारोली इसको स्टडी किया गया, क्योंकि हर तरफ से इसका रिएक्शन आ रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ नोट की कि नो डाउट ये अच्छे सजेशंस देता है, वैल्यूएबल सजेशंस है, बट ये मैनेजर को एक डेंजरस अनकंट्रोल पावर भी दे रहा है, और प्रोडक्शन में भी क्या है, इसका थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहा है. इस पे मतलब कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. जनरली क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये मैनेजर के लिए रिस्क फैक्टर है. The studies at Watertown Astral was resumed by the union retained as underlying hostility towards scientific management. अब इसको फिर से रिटेन्ड किया गया अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर. A subsequent attitude survey among the worker revealed a broad level of resentment and hostility by both union and non-union member of the scientific management method. As the result of this report, the Senate banned Teller's method of time study in the defense establishment. जब इस पे सर्वे हुआ तो एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि टेलर्स मेथड को टाइम स्टडी इन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में बैन कर दिया गया, जो इसका लास्ट रिजल्ट रहा. हमारी साइंटिफिक अप्रोच ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो इसको इसी वजह से बैन भी किया गया और बहुत सारी क्रिटिसिज्म इसको फेस करनी पड़ी. मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. टेक केयर, बाय बाय.